दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन बेस्ड सीरीज को लेकर आया हूं जिसको साल 2023 में रिलीज किया गया था। इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.4, जिसे लगभग 1.5 लाख लोगों ने रेट किया है। पूरी सीरीज कंप्लीट थ्रिल से भरी पड़ी है क्योंकि सीक्वेंस इतने सारे हैं कि स्टोरी 1 मिनट के लिए भी ठहरती नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। तो पहले एपिसोड का नाम है द कॉल। इस एपिसोड की शुरुआत मेट्रो स्टेशन से होती है जिसमें रोज की तरह लोगों की भीड़ थी। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी अपनी छोटी बेटी के साथ उसमें खड़ी होती है और बैठने के लिए सीट ढूंढ रही होती है। अब वहीं सामने बैठा पीटर सदरलैंड नाम का शख्स, जो कि एक FBI एजेंट है, ये सब देखता है। अब वो उस महिला को इस हालत में खड़ा नहीं देख पाता, इसलिए वो उठकर अपनी सीट उन्हें दे देता है। फिर कुछ देर के बाद पीटर की नजर एक ब्लैक जैकेट पहने हुए शख्स पर पड़ती है। वो देखता है कि वो आदमी चुपचाप एक बैग को सीट के नीचे रखकर अगले स्टेशन पर उतर जाता है। ये देखकर पीटर को शक होता है कि अगर बैग उसका था तो वो इसे यहाँ क्यों छोड़कर गया। फिर पीटर झुककर बैग खोलता है तो अंदर रखा बॉम्ब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब बिना एक पल गवाए वो इमरजेंसी चेन खींचता है और जोर से चिल्लाता है कि मैं FBI एजेंट हूँ, सभी लोग तुरंत ट्रेन से बाहर निकलें, यहाँ बॉम्ब है। ये सुनकर सभी लोग घबराकर ट्रेन से बाहर भागने लगते हैं। साथ ही पीटर उस छोटी बच्ची को गोद में उठाकर नीचे उतरता है। अब कुछ ही सेकंड्स में वहाँ जोरदार धमाका होता है जिसमें वो बच्ची तो बच जाती है, लेकिन पीटर को बुरी तरह से चोट लगती है। फिर पुलिस के आने पर पीटर पूछता है कि इस हादसे में कितने लोग मारे गए, तो ऑफिसर जवाब देती है सिर्फ 1, लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं होते तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब ऑफिसर के जाने के बाद पीटर की नजर भीड़ पर पड़ती है जहाँ उसे वही ब्लैक जैकेट वाला आदमी दिखाई देता है जिसने ट्रेन में बॉम्ब रखा था। अब पीटर तुरंत उसका पीछा करता है, लेकिन वो आदमी अंधेरे का फायदा उठाकर पीटर पर हमला कर देता है और भाग जाता है। हालांकि पीटर दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक कार तेजी से आकर उसे जोरदार टक्कर मार देती है और वो वहीं गिरकर घायल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम रोज नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करती है। वो अपनी किसी फॉर्मल स्पीच की तैयारी कर रही होती है कि तभी उसकी दोस्त उसके कॉलर में माइक लगाती है और चली जाती है। अब कुछ देर के बाद उसकी बॉस एक प्रमोशनल डॉक्यूमेंट लेकर आती है और रोज उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन इस बीच उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आने वाले समय में उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है। खैर, अब उस मेट्रो ब्लास्ट को 1 साल बीत चुका होता है। अब हम देखते हैं कि पीटर के ऑफिस की चीफ डायना उसे बुलाती है क्योंकि उन्हें पीटर के काम को लेकर कई शिकायतें थी। फिर डायना उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक रिपोर्टर पीटर के पिता को देशद्रोही बता रहा था और ये सुनकर पीटर उस रिपोर्टर को पीट रहा था। अब हमें यहाँ पता चलता है कि पीटर के पिता को ज्यादातर लोग देशद्रोही ही मानते थे, लेकिन इसकी वजह क्या थी ये हमें आगे पता चलेगा। फिर डायना उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रेसिडेंट से लेकर सभी एजेंट्स तक को ये पता है कि मेट्रो ब्लास्ट के सिलसिले में तुमने अच्छा काम किया था, तो क्यों ये सब करके अपनी इमेज खराब कर रहे हो। तुम्हारा काम है सिर्फ नाइट एक्शन में खुद को बिजी रखना, यानी पूरी रात फोन के सामने बैठना, जो शायद कभी बचता ही नहीं। आखिर में वो उससे कहती है कि तुम सिर्फ वही करो जो तुम्हारा काम है, क्योंकि एक तो तुम पहले से ही यहाँ के सभी एजेंट्स में सबसे निचली पोजीशन पर हो, इसीलिए अगर ऐसी हरकतें करते रहे तो प्रमोशन तो दूर, नौकरी से भी निकाल दिए जाओगे। फिर जाते जाते डायना कहती है कि मुझे मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए तुम और हॉकिंस यहाँ सब संभाल लेना। अब ये हॉकिंस असल में वहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और पीटर का दूसरा सीनियर है, लेकिन वो पीटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। खैर, अब सीन रोज पर शिफ्ट होता है जो आज अपने अंकल हेनरी और आंटी एमा के घर पहुंचती है। फिर डिनर के समय वो दोनों को बताती है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, ऊपर से सारे क्लाइंट्स और फंडर्स भी मेरे खिलाफ हो गए हैं और मेरी जेब भी पूरी तरह से खाली हो चुकी है। तो ये सुनकर एमा मुस्कुराकर कहती है, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं, लेकिन रात के वक्त अचानक रोज को नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो देखने जाती है तो उसके अंकल और आंटी बहुत घबराए हुए थे और कुछ दस्तावेज जला रहे थे। इसी बीच एमा हेनरी से कहती है, रोज ऊपर है, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। ऊपर से व्हाइट हाउस में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें ही उन दोनों से लड़ना होगा। वो आते ही होंगे। अब रोज को कुछ समझ में नहीं आता कि एमा किन दोनों की बात कर रही है और व्हाइट हाउस वाले कौन हैं, लेकिन मामला उसे ज्यादा सीरियस लग रहा था, इसीलिए वो फौरन नीचे जाती है और पूछती है, आप लोग क्या बातें कर रहे थे और आपके पास गन क्यों है।
तो एमा कहती है, अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, बस तुम इतना जान लो कि हमें तुम्हारी जान बचानी है। इसके बाद हेनरी रोज को एक कागज देते हैं और कहते हैं कि तुम फौरन हमारे पड़ोसी फिनर के घर जाओ और उनके फोन से इस नंबर पर कॉल करो। फोन के उठते ही नाइट एक्शन बोलना और कागज पर लिखा कोड सामने वाले आदमी को बता देना और बता देना कि हमें मदद चाहिए, अब जल्दी जाओ। असल में रोज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। उसी पल दो लोग उस घर में घुसते हैं और एमा और हेनरी को मार देते हैं। हालांकि रोज जाते जाते उनमें से एक का चेहरा देख लेती है, जिसके बाद वो आदमी रोज का पीछा करने लगता है। पर जल्दी से रोज फिनर के घर पहुंचकर ठीक वैसा ही करती है जैसा हेनरी ने कहा था। अब कॉल उठती है तो दूसरी तरफ पीटर होता है और जो सीधे पूछता है कि आपका कोड बताइए प्लीज। फिर रोज कागज पर लिखा कोड बता देती है, जिसके बाद पीटर पूछता है, आप कौन हैं, साइड वाइंडर या ग्लेज? तो रोज घबराकर बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता कि आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन मेरे अंकल आंटी खतरे में हैं और उन्होंने ही मुझे ये नंबर दिया है, इसलिए प्लीज जल्दी से उनकी मदद कीजिए। पीटर तुरंत रोज से उसकी लोकेशन पूछता है और बिना देरी किए अपनी टीम को कॉल करके वहां भेज देता है, क्योंकि भले ही एमा और हेनरी को नाइट एक्शन की टीम के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन पीटर के लिए हर इंसान की मदद करना उसका काम और फर्ज दोनों थे। खैर, अब घबराई हुई रोज फोन पर कहती है, वो आदमी यहाँ भी आ गया है मुझे मारने के लिए। तो पीटर उसे गाइड करता है कि सबसे पहले ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाओ और खुद को फौरन किसी अलमारी के अंदर बंद कर लो। अब रोज ठीक वैसा ही करती है। फिर कुछ ही देर में वो आदमी वहाँ पहुँच जाता है और रोज को ढूंढने लगता है, और जब वो उसे कहीं नहीं मिलती तो वो अलमारी के पास भी आ खड़ा होता है। रोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीना छूट रहा था, लेकिन पीटर फोन पर लगातार समझा रहा होता है, देखो डरो मत, हमारी टीम बस पहुंचने ही वाली है, हिम्मत रखो और अगर मौका मिले तो उससे मुकाबला करने की कोशिश करना। अब अलमारी का दरवाजा खुलता है, जिससे रोज के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये थी कि वो कोई हमलावर नहीं था, बल्कि एक पुलिस वाला था। यानी पीटर के तेज एक्शन की वजह से रोज की जान बच जाती है। असल में पुलिस को देखते ही वो दोनों हमलावर वहां से भाग गए थे, लेकिन वो दोनों कौन थे और एमा और हेनरी को क्यों मारा, ये राज अभी बाकी था। इसके बाद पीटर डायना को फोन करता है और पूरी घटना बताता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि हॉकिंस पूछताछ के लिए वहां गए हैं, लेकिन डायना उससे कहती है कि हॉकिंस के भरोसे मत रहना, तुम खुद रोज को संभालो, उसे कहीं दूर सुरक्षित जगह पर ले जाओ, तब तक मैं व्हाइट हाउस जाकर नाइट एक्शन के लिए किसी को फोन के पास भेज देती हूँ। अब डायना की बातों से साफ हो गया था कि व्हाइट हाउस के लोग और कोई नहीं बल्कि नाइट एक्शन के एजेंट ही थे, लेकिन इनमें से कौन गद्दार है ये किसी को नहीं पता था। डायना के ऑर्डर्स के मुताबिक पीटर तुरंत रोज के पास पहुंचता है और उसे वहां से ले जाता है। फिर रास्ते में रोज पूछती है, मेरे अंकल आंटी असल में कौन थे, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो सब झूठ था ना। पीटर जवाब देता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने एमा और हेनरी का नाम नाइट एक्शन में कभी नहीं सुना, और अगर सुना भी होता तो भी तुम्हें नहीं बता सकता, ये हमारे नियमों के खिलाफ है। खैर, पीटर रोज को अपने घर ले जाता है और उसे बदलने के लिए कुछ कपड़े देता है। इसके बाद वो कहता है कि अपना फोन मुझे दे दो, क्योंकि अपराधी कभी भी लोकेशन ट्रैक करके यहाँ पहुँच सकते हैं। अब पीटर अपना दिमाग तेज दौड़ाता है। वो घर में एक छोटा कैमरा फिट करता है ताकि दूर बैठकर भी वो देख सके कि कौन आता जाता है, और फिर रोज को वहां से ले जाता है। रोज को अब तक समझ में आ चुका था कि पीटर व्हाइट हाउस के लिए काम करता है, फिर भी वो उस पर पूरा भरोसा कर रही थी क्योंकि पीटर ने उसकी जान बचाई थी। अब पीटर के अपार्टमेंट के बाहर अचानक दो लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने एमा और हेनरी को मारा था। वो दोनों रोज को भड़काते हुए कहते हैं कि इस आदमी पर भरोसा मत करो, इसी ने पिछले साल मेट्रो में बॉम्ब फोड़ दिया था, ये गद्दार है, गद्दार, ठीक अपने बाप की तरह। उन दोनों को रोज से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस पीटर से हाथापाई करने आए थे। अब पीटर उन दोनों के आईडी कार्ड्स छीन लेता है और धमकाता है कि यहीं रुकना जब तक पुलिस नहीं आ जाती, क्योंकि अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो FBI की स्वाट टीम तुम्हें कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाएगी। इसके बाद पीटर रोज को वहां से ले जाता है और रास्ते में डायना को फोन करके उन दोनों लड़कों के बारे में भी बता देता है। फिर वो रोज को समझाता है कि उस दिन मेट्रो में बॉम्ब फोड़ने वाला मैं नहीं था और न ही मेरे पिता देशद्रोही थे, ये सब सिर्फ एक बकवास है। रोज को पीटर पर पूरा यकीन था क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान बचाई थी। फिर रास्ते में उन दोनों को एहसास होता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है, वही कार जिसके अंदर वो लोग थे जिन्होंने एमा और हेनरी को मारा था। ये देखकर पीटर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और नाइट एक्शन को कॉल करके मदद मांगता है क्योंकि रोज उसकी जिम्मेदारी थी। कुछ देर के बाद दोनों कारों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है
जिसके बाद पीटर रोज को स्टीयरिंग पकड़ा देता है और खुद गोलियां चलाने लगता है। लेकिन रोज स्टीयरिंग संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए वो घबराकर कहती है कि मुझसे नहीं हो रहा, और तभी फायरिंग में पीटर की कार का शीशा टूट जाता है, जिससे रोज को हल्की सी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी पीटर घबराता नहीं और अचानक तेज ब्रेक लगाते हुए गाड़ी पूरी तरह से मोड़ता है, जिसके बाद अब दोनों गाड़ियां आमने सामने थी। अब पीटर फुल स्पीड में अपनी कार भगाता है और अपराधियों की गाड़ी को संभलने से पहले उसमें जोरदार टक्कर मारकर उनका एक्सीडेंट करवाकर वहां से निकल जाता है। अब तक रोज ने ये तो पहचान लिया था कि गाड़ी में वही आदमी था जिसने उसके अंकल आंटी को मारा था, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से नंबर प्लेट देख नहीं पाई। खैर, अब पीटर रोज को अपने एक दोस्त के खाली पड़े घर में ले जाता है। वहां पहुंचकर वो रोज के माथे पर दवाई लगाता है और उसे सोने के लिए भेज देता है। अब रोज पूछती है कि जो कपड़े तुमने मुझे दिए थे वो किसके थे, तो पीटर बताता है कि वो मेरी एक्स के थे, लेकिन अब वो टेक्सास चली गई और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। इधर रोज के मन में 1000 सवाल थे, लेकिन पीटर जवाब देने से मना कर देता है। आखिर में रोज चिल्लाकर पूछती है, बताओ ना ये नाइट एक्शन आखिर है क्या? तो पीटर पहले तो टालता है, लेकिन बार बार पूछने पर सिर्फ इतना बताता है कि नाइट एक्शन एक काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम है। वहाँ एजेंट्स मुश्किल वक्त में कॉल करते हैं और मैं उनकी कॉल्स को ट्रांसफर कर देता हूँ। ये सुनकर वो सोने तो चली जाती है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि उसके अंकल आंटी सच में नाइट एजेंट थे या नहीं। फिर पीटर फोन उठाता है और घर में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करने लगता है। अब कुछ देर के बाद 2 नकाबपोश लोग उसके घर में घुस जाते हैं, वही जो रोज के अंकल आंटी को मार चुके थे। फिर पीटर तुरंत डायना को कॉल करता है, जिसके बाद डायना फौरन अपनी टीम के 2 ऑफिसर्स को वहां पर भेज देती है, लेकिन ऑफिसर्स के पहुंचने से पहले ही वो नकाबपोश वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पीटर रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाता है और गौर करता है कि एक नकाबपोश के हाथ में अंगूठी थी। फिर वो जूम करके उस अंगूठी की फोटो ले लेता है, यानी ये सुराग आगे उसके लिए बहुत काम आने वाला था। अब अगली सुबह पीटर रोज को डायना के पास ले जाता है ताकि उससे पूछताछ हो सके। रोज चाहती थी कि पीटर भी उसके साथ रहे, लेकिन हॉकिंस ऐसा नहीं चाहता था। अब कमरे में जाने से पहले रोज पीटर से साफ कह देती है, मैं अंदर कुछ सच नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी आंटी को कहते हुए सुना था, व्हाइट हाउस के लोगों पर भरोसा मत करना। रोज ये सब इसीलिए कहती है क्योंकि वो सिर्फ पीटर पर ही भरोसा कर रही थी। अगले सीन में हम सुजैन नाम की एक महिला को देखते हैं जो रेडियो सुनते हुए घर की सफाई कर रही थी। तभी रेजिन और डेल नाम का एक कपल उसके घर के बाहर खड़े कुछ बातें कर रहे थे। फिर सुजैन उन्हें देखकर बाहर आती है और हालचाल पूछती है। असल में उसे नहीं पता था कि रेजिन और डेल वही लोग हैं जिन्होंने रोज के अंकल आंटी की हत्या की थी। तभी सुजैन के पूछने पर रेजिन कहती है कि मैं इसी घर में पली बड़ी हूँ और आज इस घर की बहुत याद आई, इसीलिए डेल को दिखाने लाई हूँ। इसी बीच सुजैन की नजरें रेजिन की छोटी सी प्यारी बेटी पर टिकी रहती है और उसे ये फैमिली बहुत अच्छी लगती है। अब वो रेजिन से कहती है कि अगर चाहो तो अंदर आकर घर देख सकती हो। इस तरह से जैसे ही सुजैन उन्हें घर दिखाने लगती है तो मौका देखते ही डेल उसे मार देता है। इसके बाद वो दोनों एक बैग लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठने से पहले डेल अपने बॉस को मैसेज करता है कि आपका काम हो गया। फिर बॉस रिप्लाई करता है कि अब तुम लोग डीसी वापस चले जाओ और जो शुरू किया है उसे खत्म करो। इस तरह से अब वो दोनों उस बच्ची को सुजैन के घर में ही छोड़कर चले जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद रेडियो पर खबर आती है कि पुलिस रिजेंसी मॉल के पास से अगवा हुई 10 महीने की बच्ची को ढूंढ रही है। यानी मतलब साफ था, उस बच्ची को अगवा करने वाले वही रेजिन और डेल थे। और इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अब शुरू होता है इस सीरीज का दूसरा एपिसोड, जिसका नाम है द रीडायल। तो इस एपिसोड की शुरुआत मेट्रो ब्लास्ट से ठीक 3 महीने पहले से होती है। उस वक्त रोज को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी कंपनी के साथ जो भी हुआ उसमें रोज की कोई गलती नहीं थी। वो अपना काम बेहद ईमानदारी और मेहनत से कर रही थी और जल्दी ही साइबर सिक्योरिटी कंपनी की पहली सबसे सफल महिला सीईओ बनने वाली थी। लेकिन फिर एक दिन उसके पास उनके सबसे बड़े क्लाइंट लॉरेंस फिंस्टर की कॉल आती है। लॉरेंस घबराते हुए बताता है कि हमारा सिस्टम हैक हो गया है, जिसमें हैकर 7.2 बिलियन बिटकॉइंस की डिमांड कर रहे हैं, जो कि अगर नहीं दिए तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी ऑनलाइन लीक कर देंगे और हमें बर्बाद कर देंगे। हालांकि रोज को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसलिए अब वो तुरंत मेन सिस्टम ऑपरेटर खादिम के पास जाती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। इधर खादिम भी हैरान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका साइबर कोड कैसे हैक हो गया। फिर काफी जांच पड़ताल के बाद रोज को पता चलता है कि ये सब उनकी ही कंपनी के एक मेंबर एडम ने किया है। और इसी दिन से रोज के मन में एक बात पक्की हो जाती है
कि किसी पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि गैरों से क्या सिकवा करना अपने ही धोखा देते हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहां ऑफिस में डायना और हॉकिंस रोज से पूछताछ कर रहे होते हैं। अब रोज की बातों से हॉकिंस को शक हो जाता है, क्योंकि पहले रोज ने कहा था कि उसने क्रिमिनल का चेहरा देखा है, लेकिन अब कह रही है मैंने नहीं देखा। फिर पूछताछ खत्म होने पर रोज गुस्से में वहां से चली जाती है, जिसके बाद पीटर अंदर आता है और हॉकिंस से पूछता है क्या हुआ, तो हॉकिंस जवाब देता है कि मुझे 30 साल का अनुभव है और मैं साफ देख सकता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। अब पीटर को पहले से पता था कि रोज झूठ बोलेगी, लेकिन फिर भी वो सब जानते हुए अनजान बनता रहता है और रोज को लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद पीटर रोज को एक होटल में लेकर जाता है और कहता है कि तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना और जो कुछ भी चाहिए वो तुम्हें यहीं पर मिल जाएगा। ऊपर से एक सीक्रेट सर्विस एजेंट हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए बाहर रहेगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब रोज पूछती है क्या तुम यहाँ पर नहीं रहोगे, तो पीटर जवाब देता है कि मुझे ड्यूटी पर जाना है। रोज का मन बिल्कुल नहीं चाहता था कि पीटर यहाँ से जाए, शायद जाने अनजाने में उसे पीटर से प्यार हो चुका था, लेकिन आखिर में पीटर उसे गले लगा लेता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उधर ऑफिस में पीटर के सीनियर्स एमा और हेनरी के केस पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी हॉकिंस डायना को बताता है कि एमा और हेनरी पहले काउंटर इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे और कुछ समय पहले ही रिटायर हुए थे, लेकिन उन्होंने नाइट एक्शन में अपनी भतीजी से फोन करवाया, तो इसका मतलब वो कुछ और कह रहे थे, पर फिलहाल उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए अब बैन और नेथन वहां से चले जाते हैं। फिर हॉकिंस के जाने के बाद डायना पीटर से कहती है मैं तुम्हें कैंपबेल की सारी फाइलें दिलवा दूंगी, बस हॉकिंस के काम को डबल चेक करो। डायना को भी अब शक होने लगा था कि हॉकिंस कुछ छुपा रहा है। अब ऑफिस से निकलकर पीटर अपने दोस्त लियाम से मिलता है और पूछता है उस रिंग के बारे में कुछ पता चला। रिंग पर जो निशान है वो यूगोस्लाविया के किसी शाही परिवार का है और हो सकता है जिसने वो रिंग पहनी थी वो किसी प्रिंस का रिश्तेदार हो। अब पीटर और जानना चाहता था, लेकिन फिलहाल लियाम के पास बस इतनी ही जानकारी थी। इसके बाद पीटर नाइट एक्शन ऑफिस में जाकर कैंपबेल की फाइलें चेक करने लगता है। अब फाइल्स को देखते देखते उसे कुछ ऐसा पता चलता है कि वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। इसके बाद वो तुरंत डायना को कॉल करता है और बताता है कि हॉकिंस पहले कैंपबेल का FBI हैंडलर हुआ करता था। तो ये सुनकर डायना भी चौंक जाती है, क्योंकि हॉकिंस ने आज तक ये बात नहीं बताई थी। फिर डायना पीटर को ऑर्डर देती है कि हॉकिंस के सभी केसेस अलग करो और कल सुबह तक मुझे रिपोर्ट दो, और हाँ, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब पीटर सब समझ जाता है और फोन काट देता है। फिर कुछ देर के बाद उसके पास रोज की कॉल आती है, जो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो कहती है मुझे तुम्हारी आवाज सुननी थी इसीलिए फोन किया। तो पीटर मुस्कुराता है, क्योंकि शायद उसे भी रोज पसंद आने लगी थी। अब वो दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और इसी बीच पीटर पूरी रात जागकर डायना का दिया काम निपटाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेल और रेजिन उस बैग को लेकर बातें कर रहे थे। अब रेजिन का मन करता है उस बैग को खोलने का, इसलिए वो उसे खोल देती है, लेकिन अंदर उसे सिर्फ एक हाथी का टेडी बियर मिलता है, इसलिए रेजिन को बहुत गुस्सा आता है। फिर बाद में ध्यान से देखने पर उसे टेडी में एक छोटा सा कैमरा दिखता है, जिसमें शायद कुछ शूट किया गया था, लेकिन डेल ये देखकर उसे मना कर देता है कि हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। तभी कुछ देर के बाद डेल के पास उसके बॉस का फोन आता है, जहां बॉस के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी थे। इसका मतलब ये था कि मेट्रो ब्लास्ट में ये लोग भी शामिल थे। खैर, तभी डेल का बॉस उसे ऑर्डर देता है कि रोज को खत्म कर दो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। इसके बाद डेल रोज का एड्रेस ले लेता है और अगली सुबह डेल और रेजिन सीधे उसी होटल में पहुंच जाते हैं जहां रोज रुकी थी। अब हैरानी की बात ये थी कि होटल में इस वक्त कोई सीक्रेट सर्विस एजेंट मौजूद नहीं था, जबकि उन्हें 24 घंटे रोज की निगरानी करने का आदेश था। खैर, अब 10:30 बजे पीटर भी होटल पहुंचता है, क्योंकि आज उसने रोज के साथ ब्रेकफास्ट करने का वादा किया था, लेकिन सीक्रेट सर्विस को ना देखकर वो एकदम से घबरा जाता है और इतने में कुछ मिनट के बाद होटल की लाइट चली जाती है। फिर पीटर भागता हुआ रोज के कमरे में पहुंचता है और कहता है हमें अभी यहाँ से निकलना है। इसके बाद दोनों नीचे जाने लगते हैं तो डेल उन्हें देख लेता है और पीटर पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन पीटर जैसे तैसे रोज को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। अब वो एक कमरे में घुसता है, उसकी खिड़की तोड़ता है और रोज से कहता है कूद जाओ, लेकिन रोज इतनी ऊंचाई से डर रही होती है, लेकिन पीटर के कूदने के बाद वो भी आखिर में कूद जाती है। इधर डेल फोन पर रेजिन को बताता है कि दोनों भाग गए हैं, जिसके बाद रेजिन भी बाहर निकल आती है। फिर पीटर चुपचाप एक कपड़ों के शोरूम में घुस जाता है और डायना को कॉल करता है कि हम दोनों मुसीबत में हैं। इसके बाद डायना को जब पता चलता है कि होटल में सीक्रेट सर्विस नहीं थी तो वो हैरान हो जाती है। अब उस वक्त उसके सामने बैन और नेथन दोनों मौजूद थे।
अब पीटर पूछता है कि आखिर सीक्रेट सर्विस को ऑथोराइज कौन कौन कर सकता है। तो डायना जवाब देती है कि खुद प्रेसिडेंट, फिर मैं, देन बैन और नेथन, और फिर हॉकिंस और डायरेक्टर विलेट। अब पीटर और डायना दोनों को हॉकिंस पर शक था कि उसने ही सीक्रेट सर्विस को कमांड देकर वहां से हटाया होगा, इसलिए अब फौरन हॉकिंस को बुलाया जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो इस वक्त कहां पर है। अब पीटर रोज की जिम्मेदारी खुद लेता है और डायना से कहता है कि मैं आपके टच में रहूंगा। फिर फोन काटने के बाद रोज उससे कहती है कि व्हाइट हाउस में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और हमें खुद पता लगाना होगा कि मेरे अंकल आंटी क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और उनसे आखिर किसको खतरा हो सकता था। अब पीटर को भी ये बात सही लगती है और वो रोज का साथ देता है। इसके बाद दोनों एमा और हेनरी के घर पहुंचते हैं, जहां सूखा खून देखकर रोज पूछती है कि उन्हें कितनी गोलियां मारी गई होंगी। तो पीटर बताता है 6। ये सुनकर रोज को बहुत दुख होता है क्योंकि उनके सिवा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं था। इसके बाद वो पीटर पर पूरा भरोसा करके उसे बाकी की सच्चाई भी बता देती है। वो कहती है, मैंने तुम्हें सिर्फ आधी बात बताई थी। असल में उस रात मेरे अंकल आंटी किसी आस्त्रे नाम के आदमी को चेतावनी देने और जंगल में ड्राइव जैसी कुछ बातें कर रहे थे। इस पर पीटर पूछता है कि ड्राइव का क्या मतलब हो सकता है। तो रोज कहती है, मुझे नहीं पता और वैसे भी मैंने सिर्फ आधी अधूरी बातें सुनी थी। अब पीटर अंदाजा लगाता है कि वो ड्राइव नहीं बल्कि हार्ड ड्राइव हो सकता है, यानी उन्होंने उस हार्ड ड्राइव को जंगल में कहीं छुपा रखा होगा। तो ये सुनकर रोज कहती है कि अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि वो हार्ड ड्राइव जंगल में कहाँ हो सकती है। और इस तरह से अब ये दोनों गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हॉकिंस से डेल और रेजिन के बॉस से मिलने आया हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता। उधर रोज पीटर को बताती है, मेरे अंकल के भाई रॉन ने 30 साल पहले जंगल में एक कैबिन बनवाई थी, लेकिन फिर वो जापान चले गए, जिसके बाद उसे मेरे अंकल ही संभालते थे। रोज के हिसाब से वो हार्ड ड्राइव वहीं होगी क्योंकि वो जगह सबसे सेफ थी। खैर, अब वहां पहुंचते ही उन्हें वो हार्ड ड्राइव मिल भी जाती है, लेकिन परेशानी ये थी कि हार्ड ड्राइव का डेटा पूरी तरह से लॉक था। हालांकि रोज एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रही थी, लेकिन काम उससे भी ऊपर के लेवल का था। उधर रेजिन और डेल रोज को ना मार पाने की वजह से काफी उदास थे। तभी डेल के पास उसके बॉस का फोन आता है, जो उससे कहता है कि प्लान अब चेंज हो गया है, इसलिए तुम्हें कहीं और जाना होगा। इधर पीटर और रोज अब भी उस हार्ड ड्राइव का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच जब पीटर सिक्योरिटी फोल्डर का नाम देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फोल्डर का नाम था 2781, यानी वही नंबर जो 1 साल पहले उस मेट्रो का था। अब पीटर रोज को बताता है कि 1 साल पहले मैं जिस मेट्रो में था उसका नंबर यही था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि तुम्हारे अंकल आंटी यानी हेनरी और एमा उस पर इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे थे। इसके बाद पीटर डायना को कॉल करने लगता है, तो डायना के पास पहले से ही ब्रेकिंग न्यूज थी और वो ये कि हॉकिंस की मौत हो गई है और उसकी लाश मेरोल्ड के एक खेत में मिली है। यानी ये दोनों अब तक हॉकिंस पर शक कर रहे थे, लेकिन आज हॉकिंस की ही मौत हो गई। इसके बाद डायना तुरंत अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाती है और पीटर को बताती है कि मुझे पता चला है कि सीक्रेट सर्विसेज हॉकिंस ने ही हटवाई थी, क्योंकि वो मैसेज उसके ही कंप्यूटर से भेजा गया था, लेकिन शायद उसके साथी ये नहीं चाहते थे कि वो हमें कुछ बताएं। फिर डायना कहती है हॉकिंस पर भी 6 गोलियां चली थी। तो ये सुनकर पीटर हैरान रह जाता है, क्योंकि एमा और हेनरी पर भी ठीक 6 गोलियां चली थी। अब पीटर डायना को हार्ड ड्राइव के बारे में बताता है, तो डायना कहती है तुम जहां कहीं भी हो तुरंत वापस आ जाओ, हो सकता है हॉकिंस के बाद अगला शिकार तुम दोनों हो। और इसी के साथ ये सेकंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब शुरू होता है 3rd एपिसोड, जिसका नाम है द जू कीपर। अब इस एपिसोड की शुरुआत भी पास्ट में जाती है, जहां मेट्रो वाले ब्लास्ट को कुछ दिन बीत चुके थे। फिर हम देखते हैं कि डायना पीटर से एक जू में मिलती है और वो उससे पूछती है, क्या तुमने पहले कभी नाइट एक्शन का प्लान सुना है? असल में डायना पीटर की बहादुरी से बहुत प्रभावित थी। उसे लगता था कि पीटर जैसे ऑफिसर को नाइट एक्शन टीम में होना चाहिए। वो उसे बताती है कि तुम्हें एक कॉल एजेंट की जॉब करनी है, जहां तुम्हें रात भर जागकर नाइट एजेंट्स की कॉल ट्रांसफर करनी होगी। ऊपर से पीटर को इस काम में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि नाइट एजेंट्स तभी कॉल करते थे जब वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसे होते थे। इसलिए पीटर भी डायना की बातें सुनकर तुरंत हामी भर देता है। उसकी एक वजह ये भी थी कि पहली बार किसी ने उसे सिर्फ उसकी काबिलियत के आधार पर इम्पोर्टेंस दी थी। खैर, अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि हॉकिंस की मौत की खबर सुनकर पीटर को यकीन ही नहीं होता। हालांकि रोज उसे समझाती है कि हम व्हाइट हाउस में किसी को भी इस हार्ड ड्राइव का एक्सेस नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये गलत हाथों में चली गई तो हॉकिंस की तरह हम भी मारे जाएंगे। लेकिन पीटर को पूरा भरोसा था कि डायना इसमें शामिल नहीं है, और ऊपर से वही अकेली ऐसी शख्सियत थी जो हार्ड ड्राइव की सिक्योरिटी हटाने में उसकी मदद कर सकती थी। इसलिए वो ये बात डायना को बताने को कहता है।
लेकिन रोज इस बात को सिरे से नकार देती है, जिसके बाद दोनों के बीच में तीखी बहस भी हो जाती है। फिर पीटर डायना को कॉल करता है और कहता है कि हम आज रात के बजाय कल सुबह आएंगे, क्योंकि रोज थोड़ी थकी हुई है। इसी बीच पीटर असल में चेक करना चाहता था कि डायना इस कॉल को ट्रेस करेगी या नहीं, क्योंकि अगर ट्रेस किया गया तो कल सुबह तक रेजिन और डेल वहां पहुंच जाएंगे और सुबह होते ही पीटर का शक सच साबित होता है, क्योंकि रेजिन और डेल हाथ में गन लिए सचमुच वहां पहुंच जाते हैं। हालांकि फिर भी पीटर और रोज जैसे तैसे उनसे बचते हुए जंगल में भागते हैं और किसी तरह निकल जाते हैं। इधर रेजिन को समझ में नहीं आ रहा था कि हर बार ये दोनों बच कैसे जाते हैं, लेकिन डेल को यकीन था कि वो एक ना एक दिन दोनों को मार ही डालेगा। अब दूसरी तरफ डायना सीक्रेट सर्विस एजेंट बैन से सवाल कर रही थी कि तुमने और डेप्यूटी ने बिना बताए रोज की सिक्योरिटी कैसे हटा दी। तो बैन जवाब देता है कि ये सब हो जाने के बाद मुझे पता चला कि हॉकिंस ने क्या किया है। फिर कुछ देर के बाद बैन के पास एजेंट चेल्सी का फोन आता है, जो कि बैन के लिए काम करती थी। असल में बैन ने उसे वाइस प्रेसिडेंट की बेटी मैडी की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए चेल्सी मैडी की दोस्त बनकर उसके साथ रहती थी और उसकी हिफाजत करती थी। अब बैन चेल्सी को बताता है कि एरिक मॉन्क्स अब पूरी तरह से ठीक हो गया है, इसलिए अब वो भी मैडी की सुरक्षा में तुम्हारी मदद करेगा। असल में एरिक मॉन्क्स पहले प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड था, लेकिन एक बार प्रेसिडेंट की सुरक्षा के दौरान उसे गोली लग गई थी, जिसके बाद उसे काम छोड़ना पड़ा। पर अब वो पूरी तरह से स्वस्थ था, इसलिए बैन उसे वापस लाना चाहता था। खैर, अब फोन काटने के बाद चेल्सी सीधा मैडी के पास जाती है और एरिक से उसकी मुलाकात करवाती है। अब दूसरी तरफ पीटर अपने दोस्त सिस्को को कॉल करता है। दरअसल जब रेजिन और डेल जंगल में उनका पीछा कर रहे थे, तो पीटर ने उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, इसलिए अब वो सिस्को से कहता है कि जल्दी से जल्दी तुम उस गाड़ी का पता लगाओ। इसके बाद पीटर रोज को आगे का प्लान समझाता है कि मैं डायना के पास जाकर उस हार्ड ड्राइव का एक्सेस लूंगा और तुम कहीं दूर बैठकर उसे हैक कर लेना। और होता भी ठीक वैसा ही है। पीटर डायना के पास जाकर झूठ बोलता है कि रोज कहीं भाग गई है, लेकिन वो हार्ड ड्राइव मेरे पास है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इन लोगों को हार्ड ड्राइव का सिक्योरिटी लॉक तोड़ने में करीब 5 घंटे लगने वाले थे, इसीलिए इस बीच पीटर ऑफिस में जाकर कुछ फाइलें चेक करने लगता है। तभी हम मैडी को देखते हैं, जो अपनी आर्ट क्लास में एक खूबसूरत पेंटिंग बना रही होती है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो अपने आर्ट प्रोफेसर पाउलो को बहुत पसंद करती थी और पाउलो भी उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैडी को अंदाजा नहीं था कि पाउलो उसके पीछे क्या क्या कर रहा है। दूसरी तरफ रेजिन डेल को एक बड़े घर में ले आती है, जिसका मालिक कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। अब रेजिन उससे कहती है कि कुछ दिन हम दोनों यहीं रहेंगे। असल में रेजिन और डेल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए रेजिन चाहती थी कि उनकी जिंदगी किसी बड़े घर में सुख चैन से बीते। हालांकि डेल उसे समझाता है कि जो लोग ऐसे बड़े घरों में रहते हैं उनका मन कभी पूरी तरह से खुश नहीं रहता। लेकिन रेजिन अब थक चुकी थी, सुपारी लेकर लोगों की जान लेने से वो अब ऊब गई थी, इसलिए वो डेल को यहाँ लेकर आई थी। खैर, इधर अब तक लगभग 5 घंटे बीत जाते हैं, जहाँ डायना अब हार्ड ड्राइव का पूरा डेटा अपने कंप्यूटर पर खोलकर देखने लगती है। अब इस बीच प्लान के मुताबिक रोज एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है और नाइट एक्शन में फोन करके पीटर को अलर्ट कर देती है। इसके बाद पीटर तुरंत डायना के पास जाता है और कहता है कि रोज फोन पर आपसे बात करना चाहती है। अब जैसे ही डायना रोज से बात करने लगती है, तभी पीटर मौका देखकर ड्राइव का सारा डेटा रोज के लैपटॉप में ट्रांसफर कर देता है और ड्राइव को पूरी तरह से खाली कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बार में एक लड़का मैडी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैडी उससे अपनी भाषा में बात करने लगती है तो वो लड़का उसे गालियां देने लगता है, क्योंकि सबको पता था कि मैडी के पिता कौन है। पर तभी मॉन्क्स और चेल्सी बीच में आकर मामला संभाल लेते हैं, लेकिन बाद में चेल्सी मॉन्क्स को बहुत डांटती है, क्योंकि उसके ध्यान न देने से उस लड़के ने मैडी के बाल पकड़ लिए थे। फिर चेल्सी ये बात बैन को बताती है, तो बैन उसे समझाता है कि मॉन्क्स को थोड़ा समय दो, उसके अंदर इतनी खूबियां हैं जितनी तुम सोच भी नहीं सकती। अभी अभी तो वो ठीक हुआ है, इसलिए थोड़ा वक्त उसे भी चाहिए। इधर अब डायना को पता चलता है कि हार्ड ड्राइव पूरी तरह से खाली है, पर अब उसका शक पीटर पर जाता है, क्योंकि कॉल के दौरान पीटर उसके ऑफिस में बर्नर फोन लेने गया था। फिर पूछने पर पीटर पहले झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात बिगड़ने लगती है तो वो सच बता देता है। इसके बाद वो उससे पूछता है कि आपने हम पर हमला क्यों करवाया, क्योंकि कल जब मैंने आपसे बात की थी तो आपके अलावा किसी को नहीं पता था कि हम कहाँ हैं। ये सुनकर डायना तुरंत अपना फोन स्पाई चेकिंग के लिए भेज देती है और पीटर से कहती है, मैं कसम खाती हूँ मैंने हॉकिंस को नहीं मरवाया और ना ही मैं किसी के साथ मिली हुई हूँ। फिर डायना पीटर को सारी सच्चाई बताना शुरू करती है। वो बताती है कि 2 महीने पहले प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने मेट्रो बॉम्बिंग से ही नाइट एक्शन की शुरुआत की थी, लेकिन इंटेलिजेंस को केस में कुछ नहीं मिला। पर फिर वहाँ से एक स्टेटमेंट लीक हुआ, जिसे PIF के लीडर उमर जादर ने फर्जी बताया
और इस तरह जब प्रेसिडेंट को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इंटेलिजेंस के 2 पुराने ऑफिसर्स को बुलाया और इस केस पर नजर डालने को कहा। अब सारी कहानी सुनने के बाद पीटर पूछता है कि व्हाइट हाउस में गद्दार कौन हो सकता है, पर डायना को खुद किसी पर शक नहीं था क्योंकि हॉकिंस मर चुका था और किसी और पर शक करने की अभी कोई वजह नहीं थी। फिर डायना की बातों से पीटर को उस पर विश्वास हो जाता है, इसलिए वो उसे रोज के पास ले जाता है। उधर रोज उस वक्त लैपटॉप पर ड्राइव से मिला एक वीडियो देख रही थी, जिस वीडियो में लेडी प्रेसिडेंट और उमर जादर बात कर रहे थे। अब प्रेसिडेंट जादर से स्टेटमेंट के बारे में सवाल करती है क्योंकि मेट्रो बॉम्बिंग का पूरा इल्जाम अभी जादर की पार्टी पर था, लेकिन जादर साफ मना कर देता है कि उसकी पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं। दरअसल जादर के लोगों ने पहले भी कई बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे, इसलिए प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को शक था, लेकिन किसी के पास सबूत नहीं थे। अब रोज मन में उठ रहे सारे सवालों को एक कॉपी में लिखती जाती है ताकि कुछ भी मिस ना हो। फिर कुछ देर के बाद पीटर डायना को लेकर वहां पहुंचता है, जहां रोज डायना को देखते ही पीटर से नाराज हो जाती है। फिर बड़ी मुश्किल से डायना रोज को समझाती है कि वो गद्दार नहीं है, जिसके बाद वो रोज को भी सारी सच्चाई बताना शुरू करती है कि उसके अंकल और आंटी असल में कौन थे। उधर हम मैडी के आर्ट प्रोफेसर पाओलो को देखते हैं, जिसके पास एक मैसेज आता है कि हमें मैडी का काम थोड़ा जल्दी खत्म करना होगा, जिस पर पाओलो रिप्लाई करता है, हम ये काम जल्दी निपटा देंगे। दरअसल ये मैसेज उसी शख्स का था जिसने मेट्रो में बॉम्ब रखा था। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर वही सांप वाला टैटू था जो पीटर ने बॉम्ब रखने वाले को पकड़ते वक्त देखा था। और इसी के साथ ये तीसरा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अब शुरू होता है 4th एपिसोड, जिसका नाम है आईज ओनली। तो इस एपिसोड की शुरुआत एरिक मॉन्क्स की पुरानी यादों से होती है। असल में उस दिन एरिक प्रेसिडेंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे एक आदमी में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। फिर एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही वो आदमी प्रेसिडेंट पर गोली चला देता है। अब एरिक बीच में आ जाता है, जिस वजह से वो गोली सीधे एरिक के कंधे में लगती है और इससे प्रेसिडेंट बच जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ चेल्सी एरिक मॉन्क्स के घर पर पहुँचती है क्योंकि वो उसके काम से बिल्कुल खुश नहीं थी। अब चेल्सी उससे कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम पहले ड्रग्स लिया करते थे और इसी वजह से तुम्हें रिहैब भी जाना पड़ा था, इसलिए याद रखो कि अगर तुम मैडी की सुरक्षा करना चाहते हो तो मेरे तौर तरीके सीखने होंगे। तभी एरिक जवाब देता है कि मैं अब नशा नहीं करता और हो सकता है कि आगे चलकर तुम्हें ही मुझसे कुछ सीखना पड़े। असल में चेल्सी को एरिक की काबिलियत पर अभी भी शक है, लेकिन उसे ये भी पता है कि समय के साथ वो उसके साथ सहज भी हो जाएगी। खैर, दूसरी तरफ रोज और डायना अभी भी हार्ड ड्राइव के मुद्दे पर बात कर रही थी। अब रोज बताती है कि हार्ड ड्राइव में मुझे एक पता मिला है, लेकिन व्हाइट हाउस में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पते की जांच मैं और पीटर खुद करेंगे। अब डायना को रोज की ये बात सही लगती है, इसलिए वो उस पर हार्ड ड्राइव वापस देने के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालती। फिर डायना के जाने से पहले रोज उससे पूछती है कि क्या आप आस्त्रे के बारे में कुछ जानती हैं? असल में मेरे अंकल आंटी ने मरने से पहले कहा था कि आस्त्रे को वार्न करना होगा। इस पर डायना जवाब देती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आस्त्रे कोई कोड नेम हो। इतने में डायना ऑफिस चली जाती है क्योंकि अब उसे आस्त्रे के बारे में पता लगाना था। इधर डायना के जाते ही रोज और पीटर उस पते की ओर निकल पड़ते हैं। असल में वो घर एक बूढ़ी महिला लॉर्ना का था, लेकिन लॉर्ना रोज और पीटर की एक बात भी सुनने को तैयार नहीं होती और उन्हें वहां से भगा देती है। लेकिन तभी रोज उन्हें याद दिलाती है कि मैंने इस घर को बचपन में देखा था, यानी वो उसे पुरानी बातें याद दिलाती है, जिसके बाद आखिरकार लॉर्ना उन्हें अंदर ले जाती है। अब लॉर्ना को हेनरी और एमा की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। वो पीटर से कहती है कि अब तुम लोग इस झमेले में मत पड़ो, क्योंकि जितना जानोगे उतना खतरा बढ़ेगा। फिर रोज उससे रिक्वेस्ट करती है कि आपको जो भी पता है प्लीज बताइए, क्योंकि हमें लगता है मेट्रो बॉम्बिंग जैसा ही एक और हमला होने वाला है। ये सुनकर लॉर्ना हैरान हो जाती है और फिर एमा और हेनरी की पुरानी कहानी सुनाने लगती है। अब उन दिनों एमा और हेनरी को पब्लिक बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल्स चाहिए थी और लॉर्ना सिविल इंजीनियर थी, इसलिए उन्होंने सीधे उनसे मदद मांगी थी। पर लॉर्ना को नहीं पता था कि उनको उस डेटा का क्या करना है, लेकिन वो सारी फाइल्स एक बिल्डिंग ब्लॉक की थी। अब लॉर्ना पीटर से कहती है कि अगर तुम्हें उस बिल्डिंग का डिजाइन समझना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि मेरी मदद के बिना तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा। फिर रास्ते में लॉर्ना रोज को बताती है कि मेरी और तुम्हारे अंकल आंटी की मुलाकात मिडिलबेरी कॉलेज में हुई थी, लेकिन फिर उन्होंने कब FBI ज्वाइन किया ये मुझे नहीं पता। ये सुनकर रोज हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी आंटी ने उसे कॉलेज के बारे में जो भी बताया था वो सब झूठ था। अब पीटर पूछता है क्या आपको कोड नेम आस्त्रे के बारे में कुछ पता है?
तो लोरना भी इनकार कर देती है। अब काफी दूर आने के बाद लोरना और रोज एक कैफे में रुकती हैं ताकि लोरना आराम से फाइलें देख सके। फिर कैफे पहुंचकर लोरना कहती है कि हार्ड ड्राइव में पीटर का नाम चेक करो, क्योंकि हो सकता है वो अपने पिता जैसा ना हो। इसके बाद रोज सर्च करती है तो उसमें पीटर का कोई जिक्र नहीं मिलता। ये देखकर रोज को राहत मिलती है कि पीटर उसे धोखा नहीं दे रहा था। इसके बाद जब पीटर बाथरूम में जाता है तो वहाँ पानी में हलचल देखता है। असल में कैफे के नीचे टनल्स थे जहाँ से मेट्रो गुजरती थी। अब पीटर और रोज को शक था कि उस दिन बॉम्ब सही जगह पर नहीं फटा, क्योंकि ड्राइव की जानकारी के मुताबिक बॉम्ब को जमीन के ऊपर फटना था, जबकि मेट्रो नीचे जा रही थी। अब पीटर रोज और लोरना से बात करता है, जिसके बाद रोज मैप देखकर पता लगाती है कि टनल्स में असल में क्या है। फिर बातचीत खत्म होने पर लोरना जाने लगती है तो पीटर उनके पास जाता है और अपने पिता के बारे में पूछता है। लोरना कहती है कि मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती थी, इसलिए मेरे पास बताने के लिए कुछ खास नहीं है। अब पीटर समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे साबित करे कि उसके पिता निर्दोष थे, क्योंकि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होंगे पीटर के सिर से कलंक नहीं हटेगा। अब पीटर लोरना को गाड़ी में बैठाकर भेज देता है और उसी पल उसे सिस्को का फोन आता है कि उस गाड़ी का पता चल गया है। तो पीटर कहता है, जब तक मैं और रोज ना पहुंचे कोई एक्शन मत लेना, वरना क्रिमिनल्स के पकड़ में आने का मौका भी हाथ से निकल जाएगा। फिर कुछ देर के बाद पीटर डेल और रिजिन को पकड़ने उनके घर पहुंचता है, लेकिन वो दोनों वहां नहीं थे। असल में डेल के बॉस ने उन्हें नया मिशन दिया था लोरना को मारने का, इसीलिए वो वहां निकल गए थे। अब इधर डेल और रिजिन लोरना के सामने बंदूक तानकर पूछते हैं, तुमने उस लड़की और FBI वाले को क्या बताया? तो लोरना कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर अगले सीन में रोज और पीटर एक होटल रूम लेते हैं और वो मैनेजर को झूठी कहानी सुनाकर कहते हैं कि अगर कोई हमारे बारे में पूछे तो कुछ मत बताना, क्योंकि हम लोग शादी करने वाले हैं, इसलिए घर वाले कभी भी हमारे पीछे आ सकते हैं। तो मैनेजर इसके लिए मान जाती है और वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। फिर डिनर के वक्त रोज पीटर से उसकी गर्लफ्रेंड जोई के बारे में पूछती है, तो जोई का नाम सुनते ही पीटर भावुक हो जाता है। वो कहता है, शायद मुझे उसे थोड़ा और समय देना चाहिए था। पीटर की बातों से साफ था कि वो जोई से बहुत प्यार करता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि जोई उसे छोड़कर चली गई। खैर, अब ढेर सारी बातें करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं। अब अगली सुबह डेल और रिजिन जंगल में एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लोरना की बॉडी को दफनाना था। असल में डेल ने लोरना को डरा धमकाकर सारी जानकारी ले ली थी और इसके बाद दोनों ने उसे मार दिया था। इधर पीटर की नींद खुलती है तो वो देखता है कि रोज लैपटॉप पर काम कर रही है। अब रोज पूछती है कि मेट्रो बॉम्बिंग में तुम्हारे अलावा और कौन सस्पेक्ट था? तो पीटर बताता है, एक और आदमी था ब्लैक जैकेट वाला, उसके शरीर पर सांप का टैटू था और उसी ने वो बॉम्ब रखा था, लेकिन पुलिस को वो कभी नहीं मिला। इसके बाद रोज CCTV फुटेज में उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी पीटर के पास डायना का फोन आता है, लेकिन इस बार एक नए नंबर से। फिर डायना बताती है कि तुम बिल्कुल सही थे, मेरे फोन में स्पाईवेयर मिला है, मतलब कोई हमारी कॉल्स को ट्रेस कर रहा था। अब पीटर बताता है कि मैं और रोज उस एड्रेस पर गए थे और हमें शक है कि बहुत जल्द जमीन के ऊपर एक और हमला होने वाला है, लेकिन सारी डिटेल्स मैं मिलकर बताऊंगा। फिर फोन काटने के बाद पीटर रोज से पूछता है कि तुम्हें कुछ मिला? तो रोज बताती है कि बॉम्ब ब्लास्ट वाली सुबह की कैफे फुटेज में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि एक लड़की लगातार 5 घंटे खुद से बात कर रही थी। अब पीटर फुटेज को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की खुद से नहीं बल्कि माइक पर किसी से बात कर रही थी और वो लड़की थी चेल्सी। अब पीटर बताता है कि ये तो एक सीक्रेट सर्विस एजेंट है और मैं इसे जानता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मैडी और उसका आर्ट प्रोफेसर खाली क्लास का फायदा उठाकर रोमांस कर रहे होते हैं। तभी मैडी कहती है कि हमें अब एक रूम का जुगाड़ करना होगा और मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि मेरे आसपास कोई बॉडीगार्ड ना हो। फिर आर्ट क्लास खत्म होने के बाद मैडी घर पहुंचती है, जहां उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। अब पहले वो डेल के बॉस को फोन करते हैं और लोरना की पूरी जानकारी लेते हैं। इसके बाद वो पूछते हैं कि आखिर ये सब कब खत्म होगा? तो बॉस जवाब देता है, बहुत जल्द। फिर फोन काटने के बाद वॉइस प्रेसिडेंट अपनी बेटी के पास जाते हैं और कमरे में जाते ही दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। असल में मैडी कभी भी अपने पिता को पसंद नहीं करती थी और इसी के साथ ये 4th एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब शुरू होता है एपिसोड 5th, जिसका नाम है द मैरियोनेट और इसका हिंदी में मतलब होता है कठपुतली। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी एक बार फिर एक फ्लैशबैक से होती है। ये असल में वो दिन था जब चेल्सी ने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन किया था। यहाँ बैन सभी नए एजेंट्स को मोटिवेट करते हुए स्पीच देते हैं।
और उन्हें शपथ दिलाते हैं कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्य के साथ करेंगे। फिर स्पीच खत्म होने के बाद चेल्सी बाहर निकलती है, जहां उसकी माँ काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। फिर उसकी माँ अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है और तुम्हारे पिताजी को भी होगा। दरअसल सीक्रेट सर्विस में चेल्सी जैसे ऑफिसर का होना बैन के लिए भी काफी गर्व की बात थी, और ऊपर से चेल्सी का काम करने का तरीका सबसे अलग और खास था। अब चेल्सी की इस बैकग्राउंड स्टोरी के बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वाइस प्रेसिडेंट और उनकी बेटी मैडी के बीच अभी तक सुलह नहीं हुई थी। असल में वाइस प्रेसिडेंट चाहते थे कि मैडी अपनी अय्याशी बंद कर दे, लेकिन मैडी उनकी एक भी बात नहीं मानती। आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट सख्त होकर चेतावनी देते हैं कि अगले हफ्ते तुम्हारा नया शेड्यूल आ जाएगा और फिर तुम्हें मेरे साथ वॉशिंगटन चलना होगा। अब मैडी को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। फिर वो इस बारे में चेल्सी से बात करती है तो चेल्सी सलाह देती है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट से एग्जाम का बहाना बनाकर झूठ बोल दो, लेकिन मैडी ऐसा नहीं करती। वो उदास होकर कहती है कि पता नहीं क्यों अब मुझे झूठ के साथ जीने की आदत हो गई है और शायद ये जिंदगी ऐसी ही रहेगी। फिर उसी वक्त चेल्सी को एक ऑफिसर का मैसेज आता है कि बाहर कोई एजेंट आपका वेट कर रहा है, और वो एजेंट कोई और नहीं बल्कि पीटर था। अब चेल्सी उसे देखते ही पहचान लेती है। दरअसल दोनों की मुलाकात एक बास्केटबॉल मैच के दौरान हुई थी, तभी से वो एक दूसरे को जानते थे। फिर पीटर सीधे सवाल करता है कि मेट्रो ब्लास्ट के दौरान तुम किसकी प्रोटेक्शन कर रही थी? अगर तुम मैडी की सिक्योरिटी पर थी तो उसकी जान अभी खतरे में है। लेकिन चेल्सी साफ मना कर देती है कि सीक्रेट सर्विस एजेंट बिना बॉस की परमिशन के FBI को कोई जानकारी नहीं दे सकते। अब पीटर बहुत समझाता है कि मैं डायना की तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, लेकिन चेल्सी कहती है मुझे पहले अपने बॉस से पूछना होगा। फिर चेल्सी के जाने के बाद रोज पीटर से कहती है चलो लाइब्रेरी चलते हैं, नए नए आइडियाज सोचने के लिए लाइब्रेरी सबसे अच्छी जगह है। अब दूसरी तरफ चेल्सी अपने बॉस बैन को फोन करती है और कहती है कि पीटर नाम का एक FBI एजेंट मैडी के बारे में पूछताछ कर रहा था। साथ ही वो कह रहा था कि ये असाइनमेंट उसे डायना ने दिया है। ये सुनकर बैन नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें FBI वाले शुरू से ही पसंद नहीं थे। इसलिए अब वो चेल्सी को सख्ती से कहते हैं कि तुम पीटर को कुछ भी मत बताना, और अगर वो फिर से पूछे तो कह देना कि तुम उस दिन मैडी की प्रोटेक्शन नहीं कर रही थी। अब फोन काटने के बाद बैन सीधे डायना के पास पहुंचते हैं और उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपका पालतू कुत्ता पीटर मेरी एजेंट से पूछताछ क्यों कर रहा है। डायना ये सुनकर खुद हैरान हो जाती है कि पीटर मैडी की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहा है। लेकिन अब डायना पीटर की तरफदारी करते हुए कहती है कि मुझे पीटर पर पूरा भरोसा है, और जहां तक रोज की सिक्योरिटी की बात है तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी थी जिसे पीटर पूरा कर रहा था। अब इस पर बैन उससे ज्यादा बहस नहीं करते और बस इतना कहते हैं कि तुम्हें अपने ऑफिसर के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या क्या कर रहा है। अब दूसरी तरफ रोज और पीटर लाइब्रेरी में उस रिंग वाले सिंबल को ढूंढ रहे थे जो किसी शाही परिवार से जुड़ा था। तभी रोज को एक किताब में ठीक वैसा ही सिंबल मिल जाता है, जिसके बाद वो तुरंत उसके मालिक के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। अब पीटर कहता है कि शायद मुझे हॉकिंस की वाइफ से बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उन्हें हॉकिंस की मौत के बारे में कुछ तो पता हो। लेकिन रोज को अकेला छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगता। अब रोज उसे समझाती है कि लाइब्रेरी में हर तरफ कैमरे हैं और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं। तो इस तरह पीटर उसे अपना नया फोन नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद चेल्सी का फोन आता है और चेल्सी बताती है कि उस दिन मैं मैडी की प्रोटेक्शन नहीं कर रही थी। तो पीटर पूछता है कि फिर तुम किसकी प्रोटेक्शन कर रही थी, जिस पर चेल्सी कुछ बताने की बजाय कहती है कि बस इतना ही काफी है। अब पीटर उससे आस्त्रे के बारे में भी पूछता है, तो आस्त्रे का नाम सुनते ही चेल्सी कुछ सोच में पड़ जाती है और फिर बाय बोलकर फोन काट देती है। इसके बाद चेल्सी मैडी का इंतजार करने लगती है, क्योंकि मैडी की आर्ट क्लास खत्म होने वाली थी। अब मैडी जाने से पहले पाओलो के लिए एक नोट छोड़कर जाती है कि मैं आज रात तुमसे मिलने आऊंगी। फिर पाओलो ये नोट पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। वो अपने दोस्त मटियो को बताता है कि मैडी आज रात मुझसे मिलने आ रही है, इसलिए अब हम उसे सब कुछ सच बता देंगे। अब ये दोनों आखिर किस सच की बात कर रहे थे, ये सिर्फ वही जानते थे। लेकिन अब एक बात तो साफ थी कि अब मैडी के साथ कुछ बुरा होने वाला था। फिर अगले सीन में लेडी प्रेसिडेंट बैन और डायना की समस्या सुलझाने के लिए उनके पास आती है। बैन बताते हैं कि पीटर मैडी के बारे में पूछताछ कर रहा था और कह रहा था कि ये असाइनमेंट डायना ने दिया है। तो डायना अपनी सफाई देती है और हॉकिंस की मौत और रोज की सिक्योरिटी का जिक्र करती है। अब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद लेडी प्रेसिडेंट सभी अधिकारियों को बाहर जाने का आदेश देती हैं। फिर वो डायना से अकेले में पूछती हैं, ये सब क्या चल रहा है? तो डायना जवाब देती है, शाम तक पीटर हमें सारी जानकारी दे देगा।
लेकिन प्रेसिडेंट समझाती हैं कि रोज और पीटर की जान खतरे में है, जो करना है सोच समझकर करना। खैर, अब प्रेसिडेंट के जाने के बाद पीटर हॉकिंस के घर पहुंचता है, जहां वो उसकी पत्नी से मिलता है। अब पीटर बताता है कि मैं आपके पति के साथ ही काम करता था। ये सुनकर हॉकिंस की वाइफ उसे पूरी इजाजत देती है और कहती है कि तुम इस घर की तलाशी ले सकते हो, और वैसे भी इससे पहले 2 बार चेकिंग हो चुकी है। फिर पीटर उन्हें समझाते हुए कहता है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। कई साल पहले मेरे पिता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हम बस सवाल ढूंढते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सच ये है कि जैसे जैसे समय बीतता है बस सवाल ही बढ़ते जाते हैं। हॉकिंस की पत्नी पीटर की बातें सुनकर समझ जाती है कि वो एक अच्छा इंसान है, इसलिए अब वो बिना किसी हिचकिचाहट के सारी बात बताने लगती है। दरअसल हॉकिंस जब भी किसी केस पर इन्वेस्टिगेशन करता था तो वो अपनी पत्नी को जरूर बताता था। एमा और हेनरी की मौत का भी उसे बहुत दुख था, क्योंकि वो उनके पर्सनल हैंडलर थे। हॉकिंस ने मेट्रो बॉम्बिंग केस की भी जांच की थी, लेकिन उसे जादर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। फिर उसने पुरानी फाइल्स चेक करी और जांच का सारा रुख एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरफ गया, जो था टर्न लेक इंडस्ट्रीज। अब उस दिन हॉकिंस टर्न लेक इंडस्ट्रीज में ही किसी से मिलने गए थे, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं पता था कि वो किससे मिलने गए थे। हालांकि उसे शक था कि वो सीईओ से ही मिलने गए थे। अब इधर पीटर हॉकिंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोज को उस रिंग वाले सिंबल की पूरी जानकारी मिल जाती है, जो सिंबल रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ था, और उस फैमिली में एक शख्स मिसिंग सस्पेक्ट था जिसका नाम था डेल। अब जैसे ही रोज मिसिंग सस्पेक्ट की तस्वीर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था सब डेल और रेजिन की वजह से ही था। फिर अगले सीन में मैडी चेल्सी से अपने ड्रेस कोड को लेकर बात कर रही थी। चेल्सी को अंदाजा हो जाता है कि मैडी किसी लड़के से मिलने जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पाओलो है। अब मैडी कहती है कि तुम अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा सकती हो, जिस पर चेल्सी जवाब देती है, नहीं, मैं आज तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अब मैडी समझ नहीं पा रही थी कि चेल्सी के रहते वो पाओलो से कैसे मिलेगी, क्योंकि चेल्सी हर वक्त उसके पीछे ही रहती थी। अब कुछ देर के बाद मैडी एक प्लान बनाती है। उस प्लान से वो आसानी से चेल्सी को चकमा देकर भाग सकती थी, लेकिन वो प्लान क्या था ये आगे पता चलेगा। उधर पीटर रोज के पास आकर बताता है कि हॉकिंस टर्न लेक इंडस्ट्रीज में किसी से मिलने गया था, और हो ना हो वो इंसान इस केस की पहेली सुलझा सकता है। इसके बाद रोज भी अपनी इकट्ठी की हुई जानकारियां बताती है कि डेल का नाम कहीं भी नहीं लिखा है, बल्कि इंटरनेट पर जो नाम है वो है आंद्रेज पब्लिक, जो कि किसी रॉयल फैमिली का सदस्य है। फिर रोज कहती है कि पवेलियन के गायब होने से पहले वो प्रेस वालों से किसी अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का नाम सुनते ही पीटर समझ जाता है कि वो टर्न लेक इंडस्ट्रीज वाला ही है। अब कुछ देर के बाद डायना का फोन आता है, जो पीटर को तुरंत व्हाइट हाउस आने का आदेश देती है। पीटर की इन्वेस्टिगेशन को लेकर वहाँ कई तरह के सवाल उठ रहे थे। अब पीटर रोज से कहता है, चलो व्हाइट हाउस चलते हैं, लेकिन रोज कहती है कि मुझे तुम्हें एक खास बात बतानी है। असल में टर्न लेक इंडस्ट्रीज का सीईओ गार्डन विक है, और यहाँ हमें पता चलता है कि गार्डन विक कोई और नहीं बल्कि रेजिन और डेल के बॉस हैं। अब तक रोज को इंटरनेट पर गार्डन विक और वाइस प्रेसिडेंट की ढेर सारी तस्वीरें मिली थी, जिससे साफ था कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि रोज और पीटर को अभी तक ये नहीं पता था कि गार्डन डेल और रेजिन का बॉस है, लेकिन बहुत जल्द ये राज भी खुलने वाला था। अब पीटर को अंदाजा नहीं था कि डेल और रेजिन बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही दोनों गाड़ी में बैठकर निकलते हैं डेल उनका पीछा करने लगता है। उधर मैडी चेल्सी से बचने के लिए वॉशरूम का बहाना बनाती है और फिर वहाँ की खिड़की से कूदकर भाग जाती है। ऊपर से उस वक्त मॉन्क्स भी वहाँ पर नहीं था, क्योंकि चेल्सी ने उसे छुट्टी दे दी थी, लेकिन बाद में स्थिति बिगड़ते ही चेल्सी उसे भी इन्फॉर्म कर देती है। अब इधर मैडी पाओलो के घर पहुंचती है और दोनों करीब आने लगते हैं, पर तभी पाओलो का दोस्त मटियो वहाँ आता है, जो पाओलो को गोली मार देता है। अब ये सब देखकर मैडी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। फिर मटियो मैडी का मुंह बंद करके उसे वहाँ से ले जाता है, लेकिन आखिर इसकी क्या वजह थी ये हमें नहीं पता चलता। खैर, उधर मॉन्क्स चेल्सी से कहता है कि हमें पाओलो के घर जाना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही मुझे उसकी नजर थोड़ी खराब लगती थी। इस तरह अब चेल्सी तुरंत पाओलो का एड्रेस निकालती है, तो वहाँ पहुंचकर उन्हें मैडी के कपड़े और पाओलो की लाश मिलती है, जिससे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये 5वां एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।
अब कल ही मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आई एक्सप्लेन सीरीज।